हेलो एंड वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मेरा नाम है चार्ली और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ईवीएस का लेसन 2 का पार्ट 3। जिन लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है उसकी लिंक या तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो तुम वहाँ से देख लेना, ठीक है। और एक और बात, हमारे चैनल पे यार और भी बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं ग्रेजुएशन की लेवल तक, तो यार तुम वहाँ से फ्री में स्टडी कर सकते हो अपने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है यार। और हमारा एक और भी चैनल है, तुम वो चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ हम अब चालू करते हैं आज का पार्ट 3, जिसमें हम अपना ये जो आपका चैप्टर है इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। अपना कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। इफ़ देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द डिकम्पोजर्स, देन इकोसिस्टम कैन सस्टेन इटसेल्फ, ठीक है। अगर एक बैलेंस है किनके बीच में, प्रोड्यूसर्स के, कंज्यूमर्स के और डिकम्पोजर्स के, ठीक है, तो या जो आपका इकोसिस्टम है वो अपने आप को सस्टेन कर लेगा, अपने आप को बैलेंस करके रख लेगा, ठीक है, मेंटेन करके रख लेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। एनर्जी इज अ मेजर लिंक ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, दस देयर इज अ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपकी एनर्जी है क्या, वो एक मेजर लिंक है किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है यार, कि उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि यार इकोसिस्टम के अंदर ना एक ऑर्गेनिजम्स की, मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स की एक फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है, जिस वजह से पूरा इकोसिस्टम है आपका वो चल पाता है, ठीक है। How we know the position? So geographical structure has been proposed by the environmental biologist known as ecological pyramid, ठीक है। अब यार हमें कैसे पता चलेगा कि यार जो भी आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर किनके द्वारा प्रपोज करा गया है, किनके द्वारा निकाला गया है, एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। और उस जिन लोगों ने बनाया था पूरा प्लान, उस प्लान को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो हमारे एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बायोलॉजी इन सबको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है उनको बोला जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट, ठीक है। इन लोगों ने प्लान बनाया था और इन लोगों ने ही निकाला था आइडिया इकोलॉजिकल पिरामिड का, ठीक है। An ecological pyramid is a geographical representation of the relationship between various trophic levels organisms in a food chain। अब यार इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है यार, एक रिलेशनशिप दिखाता है, किसके बीच की रिलेशनशिप दिखाता है, प्रोड्यूसर्स की, हार्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की, डिकम्पोजर्स की, ठीक है, सबकी रिलेशनशिप दिखाते हैं भाई कि किसकी रिलेशनशिप किसके साथ क्या है, ठीक है, कैसे कैसे सब कुछ काम हो रहा है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यार तुम्हारा प्लांट है, ठीक है, प्लांट के बाद फिर तुम्हारा स्नेक आ गया, ठीक है, स्नेक के बाद तुम्हारा टाइगर आ गया, या फिर तुम बोल दो कि, ठीक है, मैंने एक और एस लगाया, यानी कि प्लांट हो गया, प्लांट और स्नेल ने प्लांट को खाया, ठीक है, फिर उसको स्नेल को सांप ने खाया, सांप को टाइगर ने खाया। ये पूरी जो साइकिल है ना, इसको साइकिल वाइज ना दिखा के इसको ट्राइंगल वाइज दिखाते हैं हम लोग, और उसमें बताते हैं रिलेशनशिप, बताते हैं कि भाई साहब कौन किसको खा रहा है, कौन ये खाने के बाद उसका क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीज़ें इकोलॉजिकल पिरामिड में बताई जाती हैं, सिंपल यही है, ठीक है। तो आपका इट वाज फर्स्ट डिज़ाइन बाय चार्ल्स एल्टन एंड आर कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड और फूड पिरामिड्स। ये सबसे पहली बार किसने डिज़ाइन करा था, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किसका आइडिया था, ये तुम्हारे चार्ल्स एल्टन जी का क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पूरा ये आइडिया बनाया था कि यार इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, और इस तरीके से हम अपना पूरा एक आपका एनवायरमेंटल का इकोसिस्टम हम जान पाएंगे, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, एल्टोनियन पिरामिड बोला था उन्होंने, या फिर उसको हम फूड पिरामिड्स बोल सकते हैं, या फिर हम उसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यार इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपके 3 टाइप के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब यार हम सबसे पहले टाइप ऑफ आपके पिरामिड्स की बात करने वाले हैं, क्या नंबर्स क्या है, बायोमास क्या है और एनर्जी क्या है, ठीक है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, और उसके बाद फिर हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा है पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है, पहला। इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर काउंटेड एंड अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिव वॉल्यूम टू ईच ट्रॉफिक लेवल इज अलॉटेड इन द पिरामिड। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, ये कहना चाह रहा है कि यार एक लेवल पे कितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको हम काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद उनको फिर एक लेवल के अकॉर्डिंग उनको हम सेट कर देंगे, ठीक है, उनको लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे, ऐसा बोला गया है। तो अभी हम बस इतना ही याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, जितना बोला गया उतना याद रखेंगे अभी, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर हायर इन नंबर दैन द कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन अदर ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है।
अब इसमें क्या बोला गया है कि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर हमेशा ज़्यादा होगा किनसे, कंज्यूमर्स से, ठीक है। फिर चाहे वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे हो, इनका नंबर किनका ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर्स का, ठीक है, कंपेयर टू कंज्यूमर्स, ठीक है। सिंपल ये बोला गया है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम द बॉटम टू टॉप इन अ पिरामिड, ठीक है। अब यार धीरे धीरे यार आपके दिमाग में भी यार शेप आ रही होगी कि पिरामिड कैसे बनेगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी एक अकेला बंदा है, ठीक है, एक एक मतलब सेपरेट बंदों को गिना जा रहा है, ठीक है। तो उनकी जो इंडिविजुअल्स की जो बाकी पॉपुलेशन है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। कब डाउन होती जाएगी, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे पिरामिड को, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, यानी कि हम समझ सकते हैं कि आपका कुछ पिरामिड कुछ ऐसे बनेगा, ट्राइंगल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे होगा उनकी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, और फिर सबसे ऊपर सबसे कम होगी पॉपुलेशन, ठीक है। और नीचे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी किनकी, प्रोड्यूसर्स की, और सबसे कम किसकी होगी, कंज्यूमर्स की। ये हमने सबसे पहला पॉइंट हमने देखा ही था, ठीक है। आगे चलते हैं। कलेक्टिवली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स आर नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ये हमारा ट्राइंगल था, यानी कि हमारा पिरामिड था, ठीक है। इसको और मैं लाइन खींच दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अब बोला गया है कि हर एक स्टेज पे, हर एक लेवल पे कितने ज़्यादा आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। हर एक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। यहाँ पे जो हमने लिखा है ना स्टैंडिंग क्रॉप, हर एक लेवल को कहेंगे हम स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप। अब ये स्टैंडिंग क्रॉप किनके लिए है, इनके लिए। और फिर यहाँ भी इसको भी हम स्टैंडिंग क्रॉप ही कहेंगे, ठीक है, स्टैंडिंग, और इसको भी स्टैंडिंग ही कहेंगे, इनके लिए, ऊपर वालों के लिए, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब हर एक लेवल को हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। अब क्या बोला गया कि समटाइम्स इन्वर्टेड पिरामिड्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस केस। अब इन्वर्टेड पिरामिड्स भी हमें क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स में देखने को मिलते हैं। इन्वर्टेड कैसे यार, हमारा नॉर्मल पिरामिड कैसा होता है, सिंपल कुछ ऐसा, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा बना देते हैं हम इसको, ये हो गया हमारा उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उल्टा, हम क्या कहते हैं, हालांकि यार सही से नहीं बना, लेकिन हाँ ये हो गया तुम्हारा उल्टा, ठीक है। फिर नीचे बोला गया है कि एक सेकेंड, मिक्स्ड और स्पिंडल शेप्ड पिरामिड इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब बोला गया है कि यार इन्वर्टेड तो तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड भी मिलेगा, और तुम्हें जो नॉर्मल वाला है वही मिलेगा, प्लस तुम्हें यार एक और मिलेगा स्पिंडल करके, ठीक है। स्पिंडल बोल दो या फिर मिक्स्ड बोल दो, ठीक है। ये तुम्हें 3 टाइप के जो आपके हैं पिरामिड्स, ये आपको देखने को मिलेंगे इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। अब यार ये होते क्या है, मेरे को हमें सही से भाई एग्जाम्पल के साथ समझना है, ठीक है। तो चालू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखो हम सबसे पहले चालू करते हैं अपना नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला कौन सा यार, जो हमारा सीधा बनेगा, ठीक है, यानी कि ये वाला। अब इसमें क्या है, जो हमसे बोला गया था पहले पॉइंट में कि यार आपके प्रोड्यूसर्स की जो आपकी क्या कहते हैं पॉपुलेशन होगी, ठीक है यार, वो सबसे ज़्यादा होगी कंपेयर टू किनके, कंज्यूमर्स के, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अभी हम कि आपके जो सबसे नीचे हैं वो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, प्रोड्यूसर्स हैं नीचे, ठीक है। इनकी जो पॉपुलेशन है, यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इनको खा रहा है कौन, खा पी रहा है इनको, यार तुम्हारे फ्रॉक्स हो गए। हालांकि वो लोग ग्रीन क्या कहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम यार लिख लो, मैंने लिखना भूल गया हूँ, यहाँ तुम लिख लो रैबिट, ठीक है, रैबिट। अब तुम जरा इसको घुमा दो, ठीक है। अब यार प्लांट्स, ट्रीज तुम्हारे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, रैबिट्स वगैरह ने किसको खाया, किसको खाया, प्लांट्स वगैरह को खाया, ठीक है। और फिर रैबिट को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, या तुम्हारा स्नेक ने खाया, ठीक है। स्नेक हो गया, फ्रॉग तो खा ही नहीं सकता है, स्नेक हो गया, ठीक है, स्नेक ने खा लिया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। और फिर स्नेक को किसने खाया, टाइगर ने खाया, ठीक है। अब बेसिकली यार ये चीज़ क्या बताना चाह रही है, ये चीज़ ये बताना चाह रही है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में होंगे वो तुम्हारे प्रोड्यूसर्स होंगे, और जो कम नंबर में होंगे वो तुम्हारे कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें यार ये चीज़ ध्यान रखना, तुम्हारे जो सीधा वाला पिरामिड है, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उनको यार ब्रॉड वाली साइड मिलेगी, आपकी पिरामिड की ब्रॉड वाली साइड उनको मिलेगी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और जिनकी पॉपुलेशन कम होगी उनको ये जो आपकी नुकीली वाली साइड है ना ट्राइंगल की, उनको ये वो वाली साइड दी जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप डायग्राम बनाने को आए तो ये ध्यान रखना कि यार इस तरीके से ही डायग्राम बनेगा, उल्टा सीधा मत बना के आ जाना, या फिर कुछ भी मत लिख के आ जाना, ठीक है यार। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला हम देखते हैं, मैं इस पर चलो लिख देता हूँ कि आपका हो गया नॉर्मल वाला, आपका मैं लिख दे रहा हूँ नॉर्मल,
ठीक है, या फिर इरेक्ट यानी कि सीधा वाला, ठीक है। अब ये है आपका इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड में क्या है यार, यहाँ पे पूरा केस उल्टा है, ठीक है। मान लो कि यार एक ही ट्री है, ठीक है, ट्री कितने हैं, एक है बस, ठीक है, एक ट्री है, और ट्री के ऊपर बर्ड्स कितने हैं, ट्री के ऊपर या बर्ड्स हैं मान लो कि 20, ठीक है, ट्री के ऊपर बर्ड्स कितने हैं, 20, ठीक है। अब यार 20 बर्ड्स आराम से एक ट्री में जो भी फल फ्रूट्स वगैरह लगते हैं वो आराम से वो लोग खा सकते हैं, ठीक है। तो बर्ड यार आपके प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब बर्ड्स के ऊपर क्या है यार, पैरासाइट है, ठीक है, बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, और पैरासाइट यार तुम्हें पता है कि अब बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो यार बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, तो मान लेते हैं हम 20,000, ठीक है, 20,000, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं आपके। तो अब इसमें क्या है, किनकी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन हुई, पैरासाइट ही। यहाँ पे पूरा रूल ही बदल गया। ऊपर हमसे बोला गया था कि आपकी जो पॉपुलेशन है किनकी ज़्यादा होती है, प्रोड्यूसर्स की, लेकिन यहाँ पे हमें इन्वर्टेड पिरामिड में देखने को मिलता है, कहाँ पे, इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ब्रॉड साइड मैंने किसको दी है, ब्रॉड साइड मैंने दी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। पैरासाइट की एक बर्ड पे यार बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि उन बर्ड से न्यूट्रिशन वगैरह वो लोग लेते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉड साइड मैंने दी पैरासाइट को, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और फिर उससे कम मैंने किसको दी है, बर्ड्स को, क्योंकि अब 20 बर्ड है, और ट्री कितनी है, एक है। तो यार ये हो गया एक केस, जो तुम्हें आराम से, तुम अपने बाहर भी जाओगे ना कहीं रोड पे, तब भी तुम्हें दिख जाएगा कि यार एक ट्री पे यार बहुत सारे कबूतर, तुम्हारे कौवे वगैरह सब बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये हम रोज़ लाइफ में हम देखते हैं वाला एग्जाम्पल, ठीक है। और तुम्हारा ये एग्जाम्पल भी हम देखते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइगर वगैरह हम नहीं देखते, लेकिन हाँ, टाइगर की जगह कोई और सा एग्जाम्पल, कोई और सा तुम अपना एनिमल लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हारा आता है स्पिंडल, ठीक है, मैं तो साइड कर देता हूँ। स्पिंडल, ये है तुम्हारा स्पिंडल। अब स्पिंडल में देखो यार क्या होता है, स्पिंडल में हम कह सकते हैं क्या, मान लो कि सिंपल इसमें क्या था यार, पैरासाइट खा रहे थे बर्ड्स को, यानी कि उनका न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे थे, ठीक है। स्पिंडल में क्या होता है यार, रूल और ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबको सिंपल था, यहाँ पे उल्टा हो गया। अब यहाँ पे रूल बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यार ये तुम्हारा ट्री है, ठीक है, ट्री कितने हैं यार, एक ही ट्री है, ठीक है। बर्ड्स कितने हैं, बर्ड्स या तुम्हारे हम मान लेते हैं कि 5 हैं, ठीक है, बर्ड्स तुम्हारे 5 हैं, ठीक है। अब क्या है यार, एक ट्री पे 5 बर्ड्स बैठे हैं, तुम्हारे हो गए कबूतर हो गए, कौवे हो गए, ठीक है, ये सारे लोग, स्पैरोस वगैरह, ये सारे बर्ड्स तुम्हारी बैठी हुई हैं। अब क्या हुआ, बर्ड्स की ही कैटेगरी में यार ईगल भी आती हैं, ठीक है, ईगल आती हैं तुम्हारी। तो ईगल ने ही बाकी सारी बर्ड्स को खा लिया, ठीक है, जिसमें कि यार तुम्हारी जो जैसे कबूतर वगैरह ये सारे जो हैं ये फाइट नहीं कर सकते ईगल वगैरह से, क्योंकि ईगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ईगल ने ही मतलब एक बर्ड्स की कैटेगरी ने ही बर्ड्स को खा लिया है, समझ रहे हो यार। तो यहाँ पे पूरा वो सिस्टम ही चेंज हो जाता है, ठीक है। और ईगल भी कितनी है यार, एक है, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि यहाँ पे चलो एक है तो हम चलो समझ गए कि हाँ भाई यहाँ पे नुकीली साइड दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया तो भी हम समझ गए कि यहाँ पे ब्रॉड साइड दे देंगे। अब यार ऊपर भी एक हो गया, यानी कि ऊपर भी हमें कम साइड देनी होगी या फिर नुकीली साइड देनी होगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल तुम्हारा जो था एग्जाम्पल वो यही था। तो मैं याद क्या रखना है, सिंपल क्या, जो नुकीली साइड है सिंपल वाले में, यानी कि जो तुम्हारा इरेक्ट ट्राइंगल बनेगा, सीधा वाला ट्राइंगल बनेगा, उसमें तुम्हें नुकीली साइड किसको देनी है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ब्रॉड साइड किसको देनी है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इन्वर्टेड में क्या होता है, उसका उल्टा होता है, ठीक है। एक ट्री है यानी कि प्रोड्यूसर कम है, उसको तुम्हारा सबसे कम दिया जाएगा, यानी कि उसको आपका ये पैना वाला हिस्सा ट्राइंगल का दिया जाएगा, और ब्रॉड वाला हिस्सा तुम्हारे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले को दिया जाएगा, ठीक है। और स्पिंडल में भी तुम्हारा ऐसी कुछ होता है, क्या ट्री एक है तो यहाँ पे कोना वाला हिस्सा इसको मिल गया ट्री को, लेकिन यार एक ही ईगल ने बाकी सबको भी खा लिया, ठीक है। तो ईगल एक, बर्ड्स 5 और फिर ट्री एक, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है इधर, तो इसलिए इसको कहते हैं स्पिंडल, ठीक है। तो ये 3 तुम्हारे एग्जाम्पल हैं, कौन से, पिरामिड ऑफ नंबर्स के, ठीक है। ये 3 टाइप के पिरामिड तुम्हें देखने को मिलते हैं। हालांकि जो स्पिंडल है बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन हाँ पूरे एनवायरनमेंट के अंदर है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पिरामिड जो है नंबर्स का उस तरीके से चलता है, ठीक है। होप सो कि यार तुम समझ गए होगे, ठीक है। अगर डाउट रह गया तो यार कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अगर अब हम चालू करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पॉइंट, यानी कि जो कि हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। सो अगला है हमारा पॉइंट पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। बायोमास इज द टोटल ड्राई वेट of the animals as well as plants present in the ecosystem at any point of time। अब यार बायोमास क्या होता है, बायोमास यार तुम्हारा होता है पूरा ड्राई वेट होता है, ठीक है। टोटल ड्राई वेट किनका, एनिमल्स का और प्लांट्स को
कि ड्राई वेट को हम कहते हैं बायोमास। यानी कि तुम समझ लो कि यार तुम्हारे जो प्लांट्स का जो भी वेस्ट है और तुम्हारा एनिमल्स का जो वेस्ट है, ठीक है, ये सब तुम्हारा जो वेस्ट है इनको हम बोल सकते हैं नॉर्मली क्या, बायोमास। ठीक है, इनको हम सिंपली बोल सकते हैं बायोमास। अब यार ये भी तुम्हारा जो पिरामिड बायोमास है बहुत सिंपल है, इसको इसलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, सेम है। क्या सीन है सीन है यार इसमें तुम्हारा कि देखो जो भी तुम्हारा प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसके पास सबसे ज़्यादा बायोमास होगा, उसके पास सबसे ज़्यादा बायोमास होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 100 kg, ठीक है, कि यहाँ पे जो तुम्हारा बायोमास है वो 100 kg है किनके पास, प्रोड्यूसर के पास। ठीक है, फिर यार वो कंज्यूम करा, ठीक है, कंज्यूम करके फिर यार वो वेस्ट वगैरह निकला, ठीक है, और सनलाइट की वजह से थोड़ी बहुत जो उसकी न्यूट्रिशन है वो चली जाती हैं, ठीक है, कुछ ही रह जाती हैं। तो फिर हर्बीवोर्स ने उसे कंज्यूम करा, ठीक है, उसके पास कितना रह गया 10 kg, ठीक है, और ऐसे ही कार्निवोर के पास कितना रह गया 1 kg। यानी कि इसमें भी सिंपल वही है, तुम्हारे नंबर्स में क्या हो रहा था, पिरामिड ऑफ नंबर में जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी उसको ब्रॉड साइड मिलती थी, जिसकी पॉपुलेशन कम थी उसको धीरे 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 आपकी जो नुकीली वाली साइड थी पिरामिड की वो मिलती चली जाती थी। इसमें भी क्या हो रहा है बायोमास में कि जिसके पास सबसे ज़्यादा बायोमास है यानी कि 100 kg उसको सबसे नीचे दिया जाए देंगे हम, ठीक है, यानी कि ब्रॉड वाली साइड देंगे हम, ठीक है। उसके बाद जिसका कम है बायोमास, ठीक है, उसको हम ऊपर रख देंगे 10 kg, जिसका और कम है उसको और ऊपर रख देंगे, जिसका और भी कम है उसको और ऊपर रख देंगे। समझ रहे हो यार, ऐसे। तो इस तरीके से जो तुम्हारा आपका जो पिरामिड है बायोमास वो तुम्हारा सिंपली बस यही है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है यार। तो अगला हम अपना कंटिन्यू करते हैं आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हमारा तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब यार ये सबसे इम्पोर्टेंट पिरामिड है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। लेकिन हाँ, आपका ये जो पिरामिड है ये आसान भी है, ठीक है। तो चालू करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो यार पॉइंट में खुद ही लिखा है, ठीक है, कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टुवर्ड्स द अपर वंस बिकम लेस एंड लेस। क्या बोला जा रहा है यार कि जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, वो एनर्जी यार जैसे जैसे ऊपर पहुंचती चली जाएगी ना वैसे वैसे वो लेस होती चली जाएगी, यानी कि कम होती चली जाएगी, ठीक है। सिंपली तुम्हारा पहले पॉइंट में ये बोला गया है, ठीक है। Thus, longer the pyramid in height, lesser will be the amount of energy to reach the organisms present in the topmost trophic level। यानी कि यार जितना लंबा तुम्हारा पिरामिड होगा, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी का जितना लंबा पिरामिड होगा उतनी ही कम एनर्जी जो सबसे ऊपर बैठा होगा पिरामिड के उसके पास उतनी ही कम एनर्जी होगी। समझ रहे हो, और सबसे कम एनर्जी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस पे होगी, सबसे नीचे वाले पे, ठीक है। सबका आपका जो है क्या कहते हैं फंडामेंटल यार वही है तुम्हारा जो मैंने पीछे वाले समझाया, पीछे वाले आपकी पिरामिड ऑफ नंबर्स में, पिरामिड ऑफ बायोमास में। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अलग हैं बस। अब इसमें क्या है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर टू द सब्सिक्वेंट अपर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स। क्या बोला गया है कि यार सिर्फ 10% ही जो दूसरे लोग कंज्यूम करेंगे उनके पास सिर्फ 10% ही एनर्जी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार 100% एनर्जी चली गई, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया अभी मैं नीचे एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है। बस ये है कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, उससे ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक। एनर्जी पिरामिड्स कैन नेवर बी इन्वर्टेड वन और स्पिंडल शेप्ड फाउंड इन अदर टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड स्ट्रक्चर। देखा, तो मैं यही कह रहा था कि जैसे अगर तुम बाकियों में कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या इन्वर्टेड में नहीं समझ में आया या स्पिंडल कैसा अजीब सा है, ठीक है। आपके जो पिरामिड ऑफ एनर्जी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ना आपके स्पिंडल शेप का होगा ना कोई इन्वर्टेड का होगा, ठीक है। सिंपल तुम्हारा एक ही पिरामिड होता है जो कि नॉर्मल वाला, इरेक्ट वाला, ठीक है। The shape of the pyramid of energy is not affected by the size, biomass, number और the metabolic rate of organisms। इसमें क्या है, जो आपकी पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो आपका पिरामिड बनता है, ठीक है, ये किसी से भी अफेक्ट नहीं होता। अफेक्ट यानी कि साइज से, बायोमास से, नंबर या मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे कि हमारा नंबर वाला था उसमें यार स्पिंडल शेप आ गया था, ठीक है, स्पिंडल शेप आ गया था। और बायोमास में फिर बायोमास का सीन आ गया था, तो इस वजह से जो आपकी शेप थी ना वो इधर उधर जा रही थी, किसी में इन्वर्टेड था, किसी में स्पिंडल था, किसी में पूरा रूल ही चेंज था, ठीक है। और ऐसे आपके जो पिरामिड ऑफ एनर्जी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यार पिरामिड ऑफ एनर्जी आखिर कैसे है। अब यार मैंने इसका एग्जांपल नहीं ऑलरेडी बना रखा है क्योंकि मैं ये बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि तुम बाकी पिरामिड्स की प्रैक्टिस कर पाओ कि हाँ यार इस तरीके से पिरामिड आपके बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका पिरामिड नहीं बनाया था। तो हम चालू करते हैं। अब यार इस पिरामिड में क्या बोला गया है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस पे होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें पता है कि यार सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी प्रोड्यूसर पे, ठीक है, प्रोड्यूसर पे होगी। और प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, प्रोड्यूसर को आपके खाएंगे हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस को कौन खाएगा, आपका हो गए कार्निवोरस, ठीक
ठीक है। और कार्निवोरस की फिर वो तीसरी स्टेज जो आती है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में आपको स्टडी करवाया था, ठीक है, उस तरीके से। तो मैं उतना डिटेल में नहीं लिख रहा, सिंपली इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या है यार, देखो प्रोड्यूसर के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसके पास एनर्जी है, कितनी, 100, ठीक है। प्रोड्यूसर के पास 100 की एनर्जी है, 100% लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब क्या हुआ, आपके हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स ने किनको कंज्यूम करा, प्रोड्यूसर को। हर्बीवोर्स के पास ऐसा नहीं है कि इनके पास जो एनर्जी आएगी वो 100% होगी, नहीं, इनके पास बस 100 की 10% एनर्जी जाएगी, समझ रहे हो, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी, समझ गए। तो अब जो तुम्हारे कार्निवोर्स हैं, ठीक है, इन पे कितनी जाएगी, 10% का 10%, यानी कि 0.1%, ठीक है। और फिर जो कार्निवोर्स के भी फिर ऊपर होंगे, फिर उनके पास और कम जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है वो ट्राइंगल बनेगा, यानी कि पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो अब मैं पिरामिड का शेप दूं, तो यानी कि ये गया तुम्हारा पिरामिड, ठीक है। और ये गया, देखो यार मैं रफली बना रहा हूँ तो इसलिए शेप पे मत जाना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रफली पिरामिड, सिंपली। अब यार सबसे ज़्यादा मैंने ब्रॉड शेप किसको दी है, प्रोड्यूसर को, क्यों, क्योंकि ऊपर बोला गया था कि जो सबसे ऊपर होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, ठीक है। तो जिसके पास सब कुछ कम होगा हमें उसको निचली साइड देनी है, ये मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कार्निवोरस को निचली साइड दे दी, प्रोड्यूसर को हमने ब्रॉड साइड दे दी, ठीक है। अब यार ये मत कंफ्यूज होना कि यार सभी में आपके जो प्रोड्यूसर उनको ब्रॉड साइड दी गई है, नहीं नहीं, आपके जो पिरामिड ऑफ एनर्जी के पिरामिड ऑफ नंबर्स में देखा जाए तो उसमें जो इन्वर्टेड था, ठीक है, इन्वर्टेड में क्या था कि आप प्रोड्यूसर को नुकीली साइड दी जा रही थी, याद है, प्रोड्यूसर को नुकीली साइड दी जा रही थी, वो कुछ ऐसे बना था और नीचे आपका क्या था, प्रोड्यूसर था, ठीक है। और स्पिंडल में भी क्या था, स्पिंडल में था कि नीचे नुकीली साइड दी गई है, फिर ऐसे बीच में से ऐसे आपका ब्रॉड कर दिया गया है, और फिर उसके बाद फिर ऊपर से नुकीली साइड दे दी गई है। तो इस तरीके से आपका स्पिंडल बन रहा था, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो, और अगर तब भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। जो भी आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उनकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, ठीक है। उनकी क्या लिमिटेशन है, देखो पहला पॉइंट, द पोजिशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फिक्स्ड इन वन इकोलॉजिकल पिरामिड that may vary in some or may be in different ecosystem। अब यार इस वाले पॉइंट में क्या बताया गया है, ये बोला गया है कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उन सब की यार पोजीशन फिक्स नहीं होती पिरामिड के अंदर, ऐसा बोला गया है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो आपकी जो पोजीशन है वो आपकी फिक्स नहीं होती है, ठीक है, इधर उधर होती रहती है, और उस चीज़ को हम अपने पिरामिड के अंदर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है, ठीक है। देयर इज़ नो कंसिडरेशन ऑफ सीजनल चेंजेस वाइल स्टडिंग द पिरामिड। क्या बोला गया है कि यार सीज़न चेंज होते हैं, तो सीज़न चेंज के हिसाब से यार मैंने बताया था अपने लास्ट वाली वीडियो में कि सीजनल चेंजेस की वजह से यार जो आपके एनिमल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। माइग्रेट करके वो फिर उनका जो पूरा तरीका है वो सब कुछ अलग हो जाता है, मतलब कहीं और जाके रहते हैं, फिर वहाँ जाके कुछ और खाएंगे पिएंगे, ठीक है। तो फिर जब वहाँ जाके खाएंगे पिएंगे तो फिर उनका जो आपकी इकोसिस्टम है वो चेंज होगा, ठीक है, आपका इकोलॉजिकल पिरामिड चेंज होगा। तो सीजनल चेंजेस को कंसीडर नहीं करा गया है पिरामिड को बनाने में, ठीक है। हम ये नहीं देखते क्या सीज़न चेंज हुआ है तो उसके लिए ऐसा पिरामिड बनेगा, और सीज़न ऐसा है तो उसके लिए ऐसा पिरामिड बनेगा, ऐसी चीज़ हम नहीं कर पाते, कब, जब हम पिरामिड बना रहे होते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, रोल ऑफ डेट्रीवोरस आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे कि यार हमने देखा कि जब मैं पिरामिड बना रहा था तो मैंने एक बार भी कहीं नहीं बोला कि यार डेट्रीवोरस आते हैं, मैंने सिर्फ ये बोला कि यार प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस और कार्निवोरस, ठीक है। डेट्रीवोरस का नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि डेट्रीवोरस को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर। तो यार ये 3 लिमिटेशन है जिनकी वजह से आपका जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल होता है, ठीक है। खैर अगला पॉइंट पे हम चलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, जो कि जहाँ तक आपके इस पूरे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म coined by the Hult, ठीक है। फेमस इकोलॉजिस्ट क्लेम एंड डिफाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन एज द नेचुरल प्रोसेस by which the same locality becomes successively colonized by different groups or communities of plants, ठीक है। क्या बोला गया है, जो आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है यार वो सब किन के द्वारा निकाला गया है, हल्ट के द्वारा निकाला गया है। हल्क मत बोल देना, ठीक है, मुहावरे का हल्क नहीं है ये, हल्ट है, ठीक है, HULT, ठीक है। अब यार इसमें एक फेमस इकोलॉजिस्ट है क्लेमेंट, उन्होंने बोला है कि आज इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन ये होता है, देखो
ये एक एरिया, इसके अंदर भाई सब कुछ अच्छे से खुशल मंगल चल रहा है, सारे आपके एनिमल्स, बर्ड्स और आपके प्लांट्स, सबका इकोसिस्टम अच्छे से चल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब दूसरे एनिमल्स यानी कि बिकॉज ऑफ माइग्रेशन क्यों होता है सेकंड वीडियो में बताया था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ये लोग इधर आ गए। अब इधर क्या हुआ, तो जब इधर आ गए ना, तो यार दूसरे के एरिया में, दूसरे का बिल्कुल जब इकोसिस्टम था उस एरिया में, जब कोई दूसरा बंदा आता है, दूसरा एनिमल आता है या फिर दूसरा प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी कि किसी दूसरे के एरिया में यार तुम खुद चले जाते हो तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। यानी कि मैं तुम्हारे घर पे आ गया या फिर तुम मेरे घर पे आ गए, ठीक है, तो सिंपली उसको हम कहेंगे सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। द स्पीसीज, टाइप्स एंड द कम्युनिटीज चेंजेस इन एन ऑर्डरली प्रोसेस। अब क्या है, जब यार इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा तो जो आपकी स्पीसीज टाइप है और जो कम्युनिटी है वो चेंज होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला यार, कुछ भी अगर कोई नया प्लांट आ जाए तो यार चेंज हो जाएगा, तुम्हारा इकोसिस्टम भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। स्पीसी चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ चेंजेस आएंगे, ठीक है, ये बोला गया है। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी चेंजेस बाय द बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर्स ग्रो देयर। जो भी आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है यार कम्युनिटी का, वो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी का जो भी स्ट्रक्चर है, यानी कि यार इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम वर्क करेगा, यानी कि इधर इधर प्लांट होंगे या प्लांट से यार ऐसा ऐसा हो रहा था, ठीक है, एनिमल तुम्हारी ऐसे ऐसे हेल्प कर रहे थे, जो भी था वो जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो पूरा स्ट्रक्चर एस्टेब्लाइज था, बना हुआ था, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी, तो यार जब कोई दूसरा आएगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ सही होगा, जिसकी वजह से पूरा चेंज आपका जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बोला गया है। एट लास्ट अ स्टेबल इकोसिस्टम गेट्स एस्टेब्लाइज्ड इन एन एरिया with both biotic as well as abiotic factors interacting there to stabilize equilibrium in that ecosystem। अब यार क्या है कि ये एक टाइम बाद क्या होगा, एक स्टेबल इकोसिस्टम एस्टेब्लाइज हो जाएगा उस एरिया में भी, ठीक है। बायोटिक, आपके जो बायोटिक हैं और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और एक पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश क्या मतलब पूरी तरीके से आपका एक एनवायरनमेंट के अंदर इकोसिस्टम बन जाएगा, इक्विलिब्रियम यानी कि एक बराबर वाला, इक्वल वाला आपका जो इकोसिस्टम है वो बन जाएगा, ठीक है। Then the climax community gets stabilized there, which in turn maintain an equilibrium with the environment, ठीक है। क्या बोला गया, क्या फिर वो कोई आपकी जो दूसरी कम्युनिटी आएगी, यानी कि दूसरी स्पीसीज आ जाए, क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और फिर वो फिर से क्या करेंगे कि फिर वो लोग मेंटेन करेंगे इकोसिस्टम को, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, ये सारे आपके क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे इकोलॉजिकल सक्सेशन के, ठीक है। अब आपका अगला चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, कोज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कोज है, ठीक है, क्यों होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। दो कोज हैं यार, इनिशियल कोज और बायोटिक, ठीक है। अब यार इट हैपन्स, इनिशियल कोज में हम सबसे पहले करने जा रहे हैं, इट हैपन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग हैबिटेंट, ठीक है। इनिशियल कोज कब होता है, जब यार कोई पहले से ही एग्जिस्टिंग, क्या कहते हैं, जो पहले से ही आपका था, कोई इकोसिस्टम जो पहले से ही डेवलप था, जब उसका डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं इनिशियल कोजेस, ठीक है। अब जो आपके इनिशियल कोजेस हैं अब आपके दो टाइप के हैं, किन किन दो टाइप के, क्लाइमेट फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, ठीक है। क्लाइमेट फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर के अंदर तुम्हारे आते हैं सॉइल इरोजन, कंटिन्यूस फ्लड, हैवी रेनफॉल, ठीक है, जो भी सारा नेचुरल तरीके से होता है, ठीक है, बाय नेचर होता है, उसको हम क्लाइमेट फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा बायोटिक फैक्टर है यार डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, सिंपली यार इसको हम बोल सकते हैं ये तुम्हारी जो मैन मेड दिक्कतें होती है ना, जो हम लोग इंसान खुद से करते हैं, उसको हम बायोटिक फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अब पहला था तुम्हारा इनिशियल कोज, दूसरा था कंटिन्यूस कोज, ठीक है। कंटिन्यूस कोज में क्या होता है, एक सेकेंड, कंटिन्यूस कोज में होता है तुम्हारे, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन पॉपुलेशन कंपोजिशन इन दैट एरिया। The factors responsible for population compositions are migration for safety, migration due to urbanization, industrialization, etc. अब यार क्या बोला गया है कि यार कंटिन्यूस कॉज में यार तुम्हारा चेंज आ सकता है, ठीक है। कैसे चेंज आता है यार, जब पॉपुलेशन इधर से उधर मूव कर रही होती है, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्यों मूव करती है यार, सिंपली कुछ मैंने रीजन लिख रखे हैं कि यार माइग्रेशन करना है उसे, किस चीज़ के लिए, सेफ्टी, या कोई दूसरी सिटी में या फिर कोई दूसरी कंट्री में कोई युद्ध वगैरह हो रहा है तो सेफ्टी के लिए वो इधर आ गए, ठीक है। या फिर अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है, शहरीकरण, तुम्हारा जो फिर दुनिया भर की जो फैक्ट्रीज लगती हैं एक जगह जाके, ठीक है, तो जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कंपनियाँ बनेंगी, ठीक है, इंडस्ट्री बनेंगी, तो फिर वहाँ जगह जॉब मिलेंगी तुम्हें, तो इसलिए तो सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से
पॉपुलेशन इधर उधर माइग्रेट करती है और इस वजह से आपके जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो चेंज होता है, क्योंकि तुम्हारा बायोटिक फैक्टर एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी कि सक्सेशन हो रहा है, समझ रहे हो, बायोटिक का सक्सेशन हो रहा है, तो इसलिए भी इसको एक कारण माना गया है। तीसरा क्या है, स्टेबलाइजिंग कॉज, स्टेबलाइजेशन कॉज, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इकोसिस्टम हैपन्स ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, फर्टिलिटी ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होता है यार, तुम कह सकते हो कि स्थिरता बोलते हैं हम, ठीक है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन का मतलब इसमें क्या होता है कि एक हम बोल सकते हैं रुकावट बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगर इकोसिस्टम के अंदर स्टेबलाइजेशन कोर्स भी होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, ठीक है, उस एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, जिसमें यार हम ये सारी चीज़ चेक करते हैं कि मिनरल्स जो हैं क्या वो अवेलेबल हैं तो कितने हैं, फर्टिलिटी ऑफ लैंड है तो कितना है, क्या उसमें सही से उपजाऊ मिट्टी है जिसमें हम अपना आराम से ग्रो कर सकते हैं फूड एंड वेजिटेबल्स, और अपना सर्वाइवेबिलिटी के लिए सब कुछ सही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो बंदा मूव कर जाएगा कहीं और, ठीक है, और अगर है तो बंदा वहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके 3 कारण हैं जिनकी वजह से आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, ठीक है। इनिशियल कॉज के अंदर आपके 2 टाइप के थे, ठीक है, कौन कौन से, आपके बायोटिक और क्लाइमेट, ठीक है। फिर उसके बाद थे आपके कंटिन्यूस कॉज और स्टेबलाइजिंग कॉज, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो चालू करते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अब हमने सब कुछ रीड कर लिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अब हमें देखना है कि आज आपके टाइप्स हैं वो कितने टाइप के इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्राइमरी सक्सेशन। इट बिगन्स फ्रॉम द प्रिमिटिव सबस्टेशन वेयर देयर वाज नो लिविंग फैक्टर बिफोर। एग्जाम्पल के तौर पर वोल्केनिक इरेप्शंस, रॉकी एरियाज। क्या बोला गया है कि जहाँ पे कोई भी एक एरिया है जहाँ पे कोई भी बंदा नहीं रह रहा है, ठीक है, मतलब कुछ इकोसिस्टम ऐसा नहीं है, कोई डेवलप नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे यार वोल्केनिक इरप्शन हो, यानी तुम्हारी ज्वालामुखी वगैरह फट गए, ठीक है, या फिर रॉकी एरियाज हैं, ठीक है, तो उस वजह से आपका सक्सेशन हो सकता है, ठीक है, ठीक है, तो उस वजह से आपका सक्सेशन हो सकता है, तो ये आपका है प्राइमरी सक्सेशन। अब दूसरे पे चलते हैं, तुम्हारा है सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है कि इट बिगन्स फ्रॉम previously sustained living matters, but the vegetation got damaged due to any climate factors like flood, fire, etc. इसमें क्या है, यह पहले से ही एक एरिया है, ठीक है, इसके अंदर पहले से ही आपका इकोसिस्टम चल रहा था अच्छा खासा, ठीक है, आपका इकोसिस्टम चल रहा था, ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन क्या हुआ, जो आपका वेजिटेशन है ना, यानी कि जो भी आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं, किसके चक्कर में, आपके नेचर के चक्कर में, यानी कि फ्लड आ गई या फायर आग लग गई, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है जिस वजह से फिर आपका सक्सेशन हो जाता है उस एरिया पे, ठीक है, सक्सेशन हो जाता है, तो इस वजह से किस वजह से, आपके फ्लड और फायर की वजह से, ठीक है, तो ये आपका होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तीसरे पे चलते हैं आपका ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन, अगर आपका ऑटोजेनिक सक्सेशन है, ऑटो का मतलब होता है यानी कि सेल्फ, जीनिक का मतलब होता है यानी कि प्रोड्यूसिंग या फिर कॉजिंग, ठीक है, ये मेरा सी है यार, ठीक है, प्रोड्यूसिंग या फिर कॉजिंग, ठीक है। The developing plant community brings a change in the condition of a particular place, which is not sustainable for them, but creates an environment for the growth of a different community. It is a succession driven by biotic components of an ecosystem. क्या कहना चाह रहा है यार कि जो आपके डेवलपिंग प्लांट्स हैं, यानी कि जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, वो एक ऐसा अपने आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर, जिससे कि यार एक ऐसा एरिया बन जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जो उनके लिए अच्छा नहीं होता, उनके लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, नॉट सस्टेनेबल फॉर देम, पर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिससे कि यार डिफरेंट कम्युनिटी ग्रो कर पाएँ, ठीक है, यानी कि अपने आप को दाव पे लगा के वो दूसरे लोगों को बुला रहे हैं कि आओ भाई यहाँ पे आओ, अपना इकोसिस्टम बना हुआ के, ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है, तो सिंपली इसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। फिर तुम्हारा है चौथा एलोजेनिक सक्सेशन। इट इज कॉज्ड बाय एबायोटिक फैक्टर्स, द हैबिटेट ऑफ द इकोसिस्टम इज चेंज ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक एटसेट्रा। अगर इसमें क्या, ये सारी जो आपके एलोजेनिक सक्सेशन है, इसमें क्या होता है, ये जो सक्सेशन होता है एबायोटिक फैक्टर की वजह से होता है, यानी कि किसी लिविंग बीइंग के द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है। तो जो इसमें आपका हैबिटेट है, यानी कि जो आपका निवास का एरिया है, ठीक है, हैबिटेट का मतलब होता है निवास, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो रहने का एरिया है वो पूरा चेंज हो सकता है या फिर डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेंज लिखा है, अब चेंज किसकी वजह से होता है यार, तुम्हारा इरप्शन हो गया, यानी कि वही तुम्हारा ज्वालामुखी फट गया या फिर क्लाइमेट चेंज आ गया, ठीक है,
नेचर की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर की वजह से जो चेंजेस आते हैं हैबिटेट के अंदर, ठीक है, तुम्हारे इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम कहेंगे क्या, एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तुम्हारा फिफ्थ है इंड्यूस्ड सक्सेशन। इंड्यूस्ड सक्सेशन क्या होता है, इट इज़ मैन मेड प्रोसेस डेवलप फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन काइंड। अब इसमें क्या होता है यार कि भाई साहब इंसान आ रहा है, इंसान आके उसने अपने लिए ही, अपने ह्यूमन काइंड के लिए, हमारे अपने फ़ायदे के लिए यार ये हम लोग सक्सेशन करते हैं, ठीक है, कि हम जंगल में चले गए, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है, फिर वो जो वुड्स हैं उनका फ़ायदा किसको मिलेगा, हमें मिलेगा। तो जो मैन मेड के द्वारा होता है, ठीक है, जिसका मैन मेड जो करता है, जिससे डिस्ट्रॉय वगैरह कर रहा है जिस चीज़ को, ठीक है, और मैन मेड को यानी कि एक हम इंसानों को फ़ायदा मिल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड सक्सेशन। ठीक है, फिर तुम्हारा है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में क्या है, व्हेन अ प्लेस इज रिच इन इनऑर्गेनिक, यहाँ पे ये इन है, ठीक है, इसको हटाओ, इन, ठीक है, व्हेन अ प्लेस इज रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट एंड पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ओवर दैट एरिया इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। क्या होता है यार, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर कौन होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारे वो होते हैं जिसके भी अंदर तुम्हारा कार्बन मिलेगा, ठीक है, जिसके भी अंदर तुम्हें कार्बन मिलेगा अच्छा खासा, जिस भी मैटर के अंदर, उसको हम बोलेंगे तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि तुम्हारी पत्तियाँ हो गई, ठीक है, तुम्हारे ट्रीज वुड्स हो गए, ठीक है, इन सब में तुम्हें अच्छा ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, ठीक है, तुम्हारी सॉइल हो गई, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल वो होगा जिसमें और तुम्हारे क्या कहते हैं, कार्बन तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर कार्बन है ही नहीं, जैसे तुम्हारा स्टील हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये बोला गया है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में कि वो वाली जगह जो कि रिच, मतलब कि ज़्यादा की मात्रा में इनऑर्गेनिक कंटेंट है, जहाँ यानी कि जहाँ पे इनऑर्गेनिक कंटेंट है ज़्यादा और कम कंटेंट है कौन सा, ऑर्गेनिक वाला, ठीक है, जहाँ पे इनऑर्गेनिक ज़्यादा है ऑर्गेनिक कम है, उस तरफ कोई प्लांट ग्रो होता है उस एरिया में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, सिंपल। ठीक है, इसी का उल्टा क्या है, हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन, यानी कि इफ़ अ सक्सेशन बिगन्स इन एन एरिया विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट्स like forest, litter, sewage, etc. and dominated by saprophytes like fungi, mushroom, etc. ठीक है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन हाँ सेम है। इसमें क्या बोला गया है कि जो जगह किस में ज़्यादा है, क्या मैटर ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट्स जो हैं आपके एक जगह पे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, और उस जगह पे कोई प्लांट वगैरह ग्रो होता है, ठीक है, और वो जगह जो डोमिनेट किसके द्वारा होती है, सेप्रोफाइट्स के द्वारा, ठीक है। सेप्रोफाइट्स यार क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स यार वो होते हैं जो डेड और बेकार से आपके प्लांट वगैरह पे चीज़ें ग्रो होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। जैसे कि आपके फंगी, ठीक है, एक मतलब एक साफ़ सुथरी जगह पे क्या कहते हैं आपकी डेवलप नहीं होती, मतलब ग्रो नहीं होती, ठीक है, मशरूम हो गए, ठीक है, तो ऐसे सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि आपके डेड चीज़ों पे या फिर बेकार की चीज़ों पे ग्रो होती हैं, ठीक है, तो वो होते हैं आपके सेप्रोफाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यार जहाँ पे जिस एरिया के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं आपके जो सैप्रोफाइट्स हैं उस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ कोई प्लांट वगैरह का ग्रो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। फिर तुम्हारा लास्ट है फाइनली, वो है तुम्हारा रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। रेट्रो का यार मतलब ध्यान रखना कि रेट्रो का मतलब होता है यानी कि पीछे से, ठीक है, पीछे से बोल दो या फिर पीछा बोल दो, मतलब पीछे बोल दो, ठीक है, मतलब कि यार जो तुम आगे बोलते हो आगे का बिल्कुल अपोजिट यानी कि पीछे, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वाला वर्ड है रेट्रो। ठीक है, रेट्रो प्रोग्रेसिव हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। ठीक है, अब क्या है, समटाइम्स ड्यू टू हैवी बायोलॉजिकल और बायोटिक इंटरफेरेंस द सक्सेशन गोज बैकवर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रासलैंड और फॉरेस्ट एरिया चेंज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। क्या बोला गया है कि यार हो सकता है कभी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है, किसमें, हैवी बायोलॉजिकल या फिर बायोटिक इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है कि यार तुम्हारा एबायोटिक फैक्टर जो है या तो उसकी वजह से कुछ इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई बायोटिक इंटरफेरेंस हो रहा है जिस वजह से तुम्हारा जो सक्सेशन है वो आगे नहीं जा रहा, ठीक है, वो प्रोग्रेस नहीं हो रहा बल्कि वो वापस आ रहा है, यानी कि वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही उस सक्सेशन की, बल्कि उस सक्सेशन की यार वो वापस जा रहा है, यानी कि उसकी रुकावट हो रही है, समझ लो। ठीक है यार, वो ग्रो नहीं कर रहा, वो बल्कि वो और ज़्यादा मुरझाता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है वो। ठीक है, ख़त्म होता जा रहा है, ये अच्छा वर्ड है। तो यार इसमें मैंने एग्जांपल दिया है यार क्या कि ग्रास लैंड हो गया, यानी कि जो तुम्हारा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, या फिर ग्रास लैंड है, ठीक है,
अब यार वो चेंज हो रहा है किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो यार वैसे देखा जाए फॉरेस्ट एरिया को ग्रो होना चाहिए था, इसमें इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए था और ये और ज़्यादा डेवलप होना चाहिए था फॉरेस्ट एरिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बायोटिक फैक्टर यानी कि हम लोगों की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, की वजह से आपका ग्रासलैंड भी कन्वर्ट हो गया एक बैरन लैंड में, ठीक है। तो इस तरीके से बायोटिक और एबायोटिक का जब ज़्यादा इंटरफेयर हो जाता है तब आपका प्रोग्रेस की वजह से जब पीछे हम जाते हैं, सब खत्म होने लग जाता है सब कुछ, ठीक है, रुकावट आ जाती है, प्रोग्रेस नहीं कर पाता आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। तो इस तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर 2 था वो होता है यार पूरा ख़त्म, ठीक है। कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो यार पूछ लेना कमेंट में, ठीक है, और अपने सजेशन और फीडबैक यार दे देना कि यार कैसा समझाया है, तुम्हें समझ में आया नहीं आया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लोगों के साथ, जिससे कि यार बाकी लोग भी स्टडी कर पाएँ। अब हम मिलते हैं चैप्टर 3।